हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिंकेश जोशी एंड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आरजेस बायोलॉजी। आज हम 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का टॉपिक रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल आरजेस बायोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो मैं जो भी एजुकेशनल फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एबायोटिक कंडीशंस ऑफ मैनी हैबिटेट्स में वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑलवेज ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हो हैबिटेट के अंदर, और वो ऑलवेज यूनिफॉर्म ही रहेगा वैसा पॉसिबल नहीं है हैबिटेट के अंदर। Okay students, there are so many stressful conditions like low temperature, okay, high temperature, then water कम हो सकता है, वाटर ज़्यादा भी हो सकता है, ओके, एडवर्स पीएच हो सकती है, जो ऑर्गेनिज्म को जितना पीएच चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी जो हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं उसमें वेरिएशन आ सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, ठीक है। सो ऐसा ये सारे कंडीशन ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट में फेवरेबल हो वैसा पॉसिबल नहीं है, ओके। और वो ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को मैनेज कर पाते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में, वो कैसे अपने आप को कोप अप कर पाते हैं, वो हम यही लेक्चर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन many species would have evolved a relatively constant internal environment। कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन काफ़ी सारे स्पीसीज ने ऐसा किया कि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रखेंगे, फिर बाहर जो कुछ भी कंडीशन हो एबायोटिक फैक्टर्स की, बाहर एबायोटिक फैक्टर्स भले ही चेंज हो लेकिन वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रखेंगे, ओके। और उसकी वजह से जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कुछ भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से हो सके, और उन्होंने अपने आप अपना जो फिटनेस है उसको इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि वो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रखते हैं, ठीक है। अब ये कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? सो ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑप्टिमल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ओके। अभी ऑप्टिमल टेम्परेचर क्या है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लें कि अगर बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ओके, फिर भी ह्यूमन अपने अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फिर भी वो अपने अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन रखने वाले? 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो बाहर कितना टेम्परेचर है उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, उसको वो ऑप्टिमम रखेंगे। ऑप्टिमम ऑप्टिमम यानी वो मैक्सिमम बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी के अंदर कर पाएंगे, ठीक है। वैसा ही ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे कि बाहर जो कुछ भी कंडीशंस हो एबायोटिक फैक्टर की, ओके, लेकिन वो इंटरनल जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रखेंगे। और यहाँ पे हमको क्या बोला हुआ है कि ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। स्टूडेंट्स, यानी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन कोई भी हो लेकिन ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखेगा, वो प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमको एक सिमिलर एक कंसेप्ट दिया हुआ है, एनालॉजी मीन्स सिमिलर, ओके, कि ये जो होम्योस्टेसिस है उसको क्लैरिफाई करने के लिए कंसेप्ट दिया हुआ है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो मैक्सिमम काम कर रहा है, उसकी वर्क एफिशिएंसी मैक्सिमम है, फिर बाहर सीवियर हॉट टेम्परेचर हो या फिर फ्रीजिंगली कोल्ड टेम्परेचर हो, ठीक है, लेकिन वो जो फंक्शंस है वो मैक्सिमम कर पाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगर उसको ऐसा करना है तो वह कैसे इसको कोप अप कर सकता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो वो हीटर यूज करेगा, और अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो एयर कंडीशनर यूज कर रहा है ना।
और ये प्रोसेस है, वो जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रख रहा है और वो मैक्सिमम काम कर रहा है, ठीक है। then his or her performance would be always maximum regardless of whether around him or her, यानी बाहर उसके आसपास कोई भी वेदर हो, ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम काम कर पाएगा क्योंकि उसने एयर कंडीशनर या फिर हीटर को यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन्स का होम्योस्टेसिस है वो उसने अपने फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से मेंटेन नहीं किया हुआ है, उसने आर्टिफिशियली होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको अभी ये चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो फिजियोलॉजिकली ये कंडीशंस को कैसे कोप अप कर सकते हैं, कैसे होम्योस्टेसिस फिजियोलॉजिकली मेंटेन कर सकते हैं, वो हम ये टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेट, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनको हम रेगुलेटर्स बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे हम? रेगुलेटर्स। अब उनको हम रेगुलेटर्स इसलिए बोलने वाले हैं कि बाहर जो कुछ भी कंडीशन हो वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, यानी वो इंटरनल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं, आर्टिफिशियली मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स विच एंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बाहर जो कुछ भी टेम्परेचर हो उनका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, बाहर जो कुछ भी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हो लेकिन वो जो इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमको इधर एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इधर जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर एक्सटर्नल लेवल दिया हुआ है। सपोज हम एक्सटर्नल लेवल टेम्परेचर ले लें, ओके, एक्सटर्नल लेवल है वो हम टेम्परेचर ले लें, और ये टेम्परेचर 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60 ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमको इंटरनल लेवल दिया हुआ है, इंटरनल टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, ओके, ऐसे हम ले रहे हैं। अब हम रेगुलेटर्स किसको बोलेंगे? रेगुलेटर्स मीन्स बाहर जो कुछ भी वेरिएशन आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पे बाहर जो कुछ भी वेरिएशन हो, बाहर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो वो इंटरनल 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, बाहर 20 डिग्री टेम्परेचर हो वो इंटरनल 37 मेंटेन रखेंगे, बाहर 30 है फिर भी वो इंटरनल 37 मेंटेन रखेंगे, यानी बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, ओके, बाहर कोई भी टेम्परेचर हो इंटरनल कितना मेंटेन रखेंगे? 37 डिग्री टेम्परेचर वो इंटरनल मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम क्या बोलेंगे? रेगुलेटर्स बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, and a very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulations, okay, thermoregulations and osmoregulation। समझ में आया? यहाँ पे हमको एग्जाम्पल्स दिए हुए कि सारे बर्ड्स एंड मैमल्स, वेरी फ्यू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज वो कैपेबल है ऐसे रेगुलेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑर्गेनिज्म को हम रेगुलेटर्स बोलेंगे। Now, evolutionary biologists believe that success of mammals, okay, mammals है, success of mammals is largely due to their ability to maintain constant body temperature, है ना स्टूडेंट्स। मैमल्स है ना वो हमको हर एक हैबिटेट में दिखेंगे, हर एक एनवायरमेंट कंडीशन में दिखेंगे, लो टेम्परेचर है वहाँ पे भी हमको मैमल्स दिखेंगे, हाई टेम्परेचर है वहाँ पे हमको मैमल्स दिखेंगे, ओके। सो जो मैमल है वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि मैमल्स ने क्या किया हुआ है कि जो इवोल्यूशन हुआ उसके अंदर मैमल्स ने अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहे वो डेवलप कर दिया है। फिर बाहर कोई भी कंडीशंस हो, ठीक है, कि वो एंटार्क्टिका में रह रहे हैं कि जहाँ टेम्परेचर कम होता है, या फिर डेजर्ट के अंदर रह रहे हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे
तो इसलिए जो मैमल्स है वो सक्सेसफुल है। ये जो रेगुलेटर्स हैं, ओके, रेगुलेटर्स जो है, तो रेगुलेटर के लिए जो दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है वो है एंडोथर्म्स। ओके, जो दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज होगा ना वो है एंडोथर्म्स। अब एंडोथर्म्स यानी क्या, वो आपको मालूम है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्म्स, की वो अपना अंदर टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, सो एंडोथर्म्स है ना, उसके अंदर जैसे टॉपिक के अंदर हमको बोला हुआ है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, कांस्टेंट ऑस्मोलरिटी मेंटेन रख सकते हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रख रहा है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे थर्मोरेग्युलेटरी ऑर्गेनिज्म या थर्मोरेग्युलेटर्स। ठीक है, और जो ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन रख रहा है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम ऑस्मोरेग्युलेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो थर्मोरेग्युलेटर्स या एंड ऑस्मोरेग्युलेटर्स हम टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है वो मैमल्स के अंदर आएंगे, और इवोल्यूशन में ह्यूमंस ने यानी मैमल्स ने मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है कि जो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, और ये रेगुलेशन का काम कौन कर रहा है, अवर इंटरनल टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ओके, समझ में आया कि हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। ओके, ये स्टूडेंट्स 11th के अंदर जो चैप्टर 21 है उसके अंदर ये पढ़ा हुआ है, ब्रेन के अंदर हमने, कि हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस है वो चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और इंटरनल टेम्परेचर कितना है। ओके, उसको वो चेक कर रहा है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अगर इंटरनल टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसके सिमिलर नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो हाइपोथैलेमस है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है। ओके, ऐसा कब होगा, अगर हमारा इंटरनल टेम्परेचर है वो ज़्यादा है हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ओके, उससे जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको वो डायलेट करवाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो थर्मल कंडक्शन है ना, थर्मल कंडक्शन वो इंक्रीज होगा, थर्मल कंडक्शन है वो इंक्रीज होगा। और दूसरा, वो स्वेटिंग करवा रहा है। ओके, तो स्वेट से क्या होगा कि हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। समझ में आया, तो हाइपोथैलेमस ने क्या करवाया, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसने ब्लड वेसल्स डायलेट करवाई। ठीक है, तो उसकी वजह से थर्मल कंडक्शन है वो ज़्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ। और दूसरा, जो हाइपोथैलेमस ने क्या करवाया, स्वेटिंग करवाया। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो ऐसे हाइपोथैलेमस क्या करवा रहा है, जो बॉडी टेम्परेचर है ना, जो बॉडी टेम्परेचर है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसको कम करवा रहा है। ठीक है, इससे ऑपोजिट भी आ सकता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे अगर हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस है वो इसका ऑपोजिट फंक्शन करेगा, है ना। वो ब्लड वेसल्स को क्या करवा रहा है, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से जो थर्मल कंडक्शन है ना, थर्मल कंडक्शन वो रिड्यूस होगा, थर्मल कंडक्शन रिड्यूस होगा। ठीक है, और हमारी जो बॉडी है ना, उसके अंदर हीट प्रोडक्शन होगा। ओके, हीट प्रोडक्शन कैसे होगा, शिवरिंग से।
जो शिवरिंग है वो कैसा प्रोसेस रहेगा, इनवॉलेंटरी, है ना। तो इनवॉलेंटरी शिवरिंग से हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होंगी, समझ में आया। तो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है, अगर उससे कम हो रहा है तो हाइपोथैलेमस ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और जो थर्मल कंडक्शन है वो कम होगा, और दूसरा हीट प्रोडक्शन होगा इनवॉलेंटरी शिवरिंग से। तो ये दोनों प्रोसेस से हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स to regulate their body temperature are similar to the ones that we human use. Okay students, मैंने जो अभी आपको टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो रहा है उसका मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन किया, वही मैकेनिज्म से जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख रहा है, ठीक है। और वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना रख रहा है, ह्यूमन 37 डिग्री सेल्सियस वो कांस्टेंट मेंटेन रख रहा है। समर के अंदर अगर आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन अवर बॉडी टेम्परेचर, ओके, तो हमको क्या होगा, स्वेटिंग हो रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से मैंने अभी आपको बोला कि कौन सा इफेक्ट मिलेगा, हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। वैसे ही हमको इधर विंटर के बारे में बोला हुआ है कि टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमको क्या हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है। और वो ये इनवॉलेंटरी शिवरिंग है, आप याद रखना, वो इनवॉलेंटरी शिवरिंग होगा, ठीक है। और वो एक एक्सरसाइज ही है कि जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और हीट प्रोडक्शन से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। और प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जैसे कि मैमल्स जो यूज करते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कन्फॉर्मर्स। ओके, कि जो इंटरनल मेंटेन नहीं कर पा रहे। वो जो आगे हमने ग्राफ देखा था रेगुलेटर का, वैसे ही कि एक्सटर्नल जो भी कंडीशंस है वही कंडीशंस इंटरनल होगी, समझ में आया। यानी ये जो ग्रीन कलर का आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है कि बाहर कोई भी कंडीशन हो, बाहर अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है तो इंटरनल भी कैसा होगा, 10 डिग्री होगा, समझ में आया। तो ऐसे बाहर जो भी टेम्परेचर है, बाहर जो भी कंडीशंस है वो इंटरनल कंडीशंस मेंटेन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। बाहर जितना टेम्परेचर है, बाहर अगर 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो भी कितना होगा, 19 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। वैसे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो वाटर के अंदर जितना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही उन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन उनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उतना ही होगा। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कन्फॉर्मर्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कन्फॉर्मर्स है वो इवोल्यूशन में रेगुलेटर्स क्यों नहीं हुए। ओके, तो उसका रीज़न मालूम है। आगे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि एक पर्सन है वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम काम कर रहा है। ओके, उसकी वर्क एफिशिएंसी मैक्सिमम है, तो उसने एक्सटर्नल आर्टिफिशियली टेम्परेचर मेंटेन किया। या वो एयर कंडीशनर यूज कर रहा है या फिर वो हीटर यूज कर रहा है। ओके, सो ये जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना, है ना, कि वो हर एक ऑर्गेनिज्म अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये जो थर्मो रेगुलेशन पूरा प्रोसेस है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जो मैमल्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख रहे एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ, तो वो पूरा एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ओके, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक shrews एंड हमिंग बर्ड्स। ओके,
देखो ये स्मॉल एनिमल्स के लिए ट्रू क्यों है ये कन्फॉर्मर्स, जो पूरा प्रोसेस है वो, क्योंकि हीट गेन और लॉस इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, है ना। तो अब स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है उनका जो इंटरनल बॉडी वॉल्यूम है वो एक्सटर्नल जो बॉडी सरफेस है उससे वो कम है, ठीक है। इंटरनल वॉल्यूम है वो कम है और उनका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ओके, वो ज़्यादा है। समझ में आया। तो उसकी वजह से जो बॉडी का हीट है वो वेरी फास्ट वो लूज कर रहा है। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी, उनका बॉडी जो है वो जो हीट है उसको फास्ट लूज कर रहा है, ओके। अगर उनको मेंटेन करना है तो बहुत सारी एनर्जी यूज होगी, क्योंकि जो हीट है वो बहुत ही फास्ट लूज कर रही है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उनको मेटाबॉलिज्म के थ्रू बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है तो। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स, क्योंकि वहाँ पे पोलर रीजन्स है, वहाँ पे जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होगा, है ना। एक्सटर्नल टेम्परेचर है बहुत ही कम होगा। और जो मैंने आपको बात की, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटरनल वॉल्यूम है, जो इंटरनल वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया से बहुत ही कम है ना। तो उसकी वजह से वो उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो पोलर रीजन्स में यही होगा कि अगर स्मॉल एनिमल्स हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए पोलर रीजन्स में जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो रेयरली हमको मिलते हैं। Now, during the course of evolution, the cost of benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration, है ना। जो मैंने अभी आपको बोला कि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट है, जो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, उसको इवोल्यूशन में कंसिडर किया हुआ है, ओके। अगर ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है तो फिर वो ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर्स ही रहेगा, इवोल्यूशन में वो रेगुलेटर्स नहीं बने। Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition, beyond which they simply conformers. समझ में आया। अब यहाँ पे ये पॉइंट में हमको क्या बोला हुआ है, हमको स्टेटमेंट दे दिया है लेकिन इसका टर्मिनोलॉजी क्या है वो नहीं दिया हुआ है। उसका टर्मिनोलॉजी है ना वो हमको इधर ग्राफ में दिया हुआ है कि सम स्पीसीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज, है ना। जैसे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ये जो है कि वो अपना इंटरनल है वो मेंटेन कर रहा है, एक्सटर्नल जो लेवल है ना उसके साथ मेंटेन कर रहा है, लेकिन वो सर्टेन लिमिट तक कर पाएंगे, ओके। फिर उसके बाद है ना वो कन्फॉर्मर्स बन जाते हैं। समझ में आया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल रेगुलेटर्स, है ना। ये पार्शियल रेगुलेटर्स का डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट नोट कर लेना स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है माइग्रेटर्स, है ना। ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, माइग्रेटर्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट, है ना। जो स्ट्रेसफुल हैबिटेट है, सपोज यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं कि जहाँ पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस हो, ओके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, माइग्रेटर्स बोलेंगे, ठीक है। In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for a duration of summer. अगर हम इसको ह्यूमन के साथ कंसिडर करें तो समर के अंदर कोई पर्सन दिल्ली से शिमला चला जाए, ओके, तो वैसा ही हुआ। Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migrations to more hospitable areas. ये सब आपने सुना होगा कि बर्ड्स जो है वो विंटर में क्या करते हैं, उनका जो हैबिटेट है, ओके, वहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो दूसरे हैबिटेट में चले जाएंगे कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है। समझ में आया। अब जब यहाँ पे वापस टेम्परेचर कम होगा तो वो वापस इधर आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बर्ड्स ज़्यादातर ऐसा करते हैं
In every winter, a famous Kevladev National Park, Bharatpur in Rajasthan, hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions. ओके क्या बोला है स्टूडेंट्स हमको? सपोज ये हैबिटेट है बर्ड साइबेरिया, ओके साइबेरिया हैबिटेट है, तो वहाँ पे टेम्परेचर है वो कम होता है। जब वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो बर्ड्स हैं ये राजस्थान के अंदर जो केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर के अंदर, वहाँ पे सब माइग्रेट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे रहते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट फोर्थ वन है सस्पेंड, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स। Various kinds of thick wall spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. Okay students, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वो ऐसे स्पोर्स फॉर्म कर रहे हैं कि जिसके आसपास थिक वॉल होगा और अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स है वो सर्वाइव कर सके, और जैसे ही सूटेबल कंडीशन आ रही है, फेवरेबल कंडीशन आ रही है, दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे हमको हायर प्लांट्स का दिया हुआ है कि इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सर्व्स एज अ मीन्स टू टाइड ओवर अ पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पर्सल, है ना। हायर प्लांट्स में क्या है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सीड को डिस्पर्स नहीं होने देते जर्मिनेशन के लिए, ओके। और वो जो सीड्स हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना उसको कम कर देंगे, वो रिड्यूस कर देंगे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, ओके। और वैसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे? डॉर्मेंट सीड बोलेंगे, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पे एनिमल का दिया हुआ है कि द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट नहीं हो सकता है, रेगुलेटर्स नहीं है, कन्फॉर्मर्स नहीं है और माइग्रेट भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करेगा, है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म है वो हाइबरनेशन के लिए जा सकता है या फिर एस्टिवेशन के लिए जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हाइबरनेशन मीन्स कि अगर ऑर्गेनिज्म को विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म विंटर स्लीप के लिए चला जाएगा, ठीक है। और वो विंटर स्लीप में क्या कर रहा है कि अपने जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है उसको कम कर रहा है, ओके। और वो जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बियर्स, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है द फैमिलियर केस ऑफ बियर्स। सो आपको याद रखना है कि जो बियर्स है वो कौन से प्रोसेस के लिए जा रहे हैं? हाइबरनेशन के लिए, ठीक है। वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एस्टिवेशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। अब एस्टिवेशन मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म में समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ओके, तो वो समर स्लीप में जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे भी वो अपने जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उनको वो कम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या है? इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स है स्नेल्स, ठीक है, इधर दिया हुआ है स्नेल्स, फिश एंड एम्फीबियंस भी आ सकते हैं, है ना, एम्फीबियंस, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट पॉइंट, under unfavorable conditions many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter diapause, okay, a stage of suspended development, ठीक है। डायापोज यानी क्या? डायापोज को हम क्या बोलेंगे? टेम्पररी सस्पेंशन, ओके। डायापोज मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन, कि जिसके अंदर ये जो प्लैंक्टोन्स है, जू प्लैंक्टोन्स है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम रहेगा और फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है उनके अंदर हो रही है वो भी कम रहेगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो जू प्लैंक्टन है अपना जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो वापस शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें
सो मेरे जितने भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।